हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा के बारे में और चैप्टर का नाम है धारा विद्युत, करेंट, इलेक्ट्रिसिटी। इसमें सबसे पहला टॉपिक है विद्युत धारा। ये चैप्टर 12th क्लास के लिए और आगे इंजीनियरिंग और मेडिकल के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसलिए इस चैप्टर को हम लोग बहुत बढ़िया से पढ़ाई करेंगे, बहुत बढ़िया से समझेंगे। तो देखिए अभी क्या पढ़ना है, विद्युत धारा। धारा का मतलब होता है, धारा कब कहेंगे हम लोग, कोई भी जिसका प्रवाह जब हो रहा है, किसी भी पदार्थ का जब प्रवाह होगा तो हम लोग इसी को कहते हैं उस पदार्थ की धारा। जैसे यहां विद्युत धारा, विद्युत माने विद्युत आवेश और धारा माने प्रवाह। तो विद्युत धारा का मतलब हुआ आवेशों का प्रवाह। जहां कहीं भी आवेश प्रवाहित हो तो कहेंगे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो आइए हम लोग विद्युत धारा को अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए यहां कोई चालक तार है। क्या है यहां? चालक तार। और यह जो चालक तार है, आप जानते हैं कोई भी चालक तार धातु का बना रहेगा। चालक बहुत तरह के हो सकते हैं, लेकिन हम लोगों को जो चालक, जिस चालक पर विचार करना है, जिस चालक के बारे में हम लोग को पढ़ना है, कौन सा चालक? धात्विक चालक। जो चालक धातु के द्वारा निर्मित हो, धात्विक चालक कहेंगे। चालक तार है, धातु का बना रहेगा। किसी भी धातु में दो तरह के इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को कहते हैं बाउंड इलेक्ट्रॉन और दूसरे तरह के इलेक्ट्रॉन को कहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन, हिंदी में मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बाउंड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अपने अपने परमाणु के अंदर रहते हैं, परमाणु से बाहर नहीं निकलते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक के द्वारा आकर्षण बल लगता है। लेकिन जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये अपने परमाणु से क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं। और जब ये अपने परमाणु से अलग हो जाएंगे तो परमाणु से अलग होंगे, ये धातु से अलग नहीं होंगे। पूरे धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन काफी अधिक संख्या में उपस्थित रहते हैं और धातु के एक भाग से दूसरे भाग में ये आने जाने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण जो धातु है चालक की तरह आचरण करता है। आप लोग चालक के बारे में पढ़े हैं। चालक उस पदार्थ को कहते हैं जिसमें एक भाग से दूसरे भाग में आवेशों का प्रवाह आसानी से हो सके, उसी को कहते हैं चालक। धातु भी चालक है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन्स एक भाग से दूसरे भाग में प्रवाहित हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन जब प्रवाहित होंगे तो इलेक्ट्रॉन के साथ इनका जो आवेश है, ऋणात्मक आवेश, उनका भी प्रवाह होगा। क्लियर हुआ? अब देखिए सब लोग अब क्या करेंगे, तो विद्युत धारा को जब भी परिभाषित करना होगा, विद्युत धारा को जब कभी परिभाषित करना होगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक सतह लेंगे हम। विद्युत धारा को कभी भी परिभाषित अगर करना हो तो सबसे पहले एक सतह, जब तक सतह नहीं लेंगे विद्युत धारा को परिभाषित नहीं कर सकते हैं। कहीं भी विद्युत धारा प्रवाहित ये परिभाषित करना हो तो सबसे पहले सतह लेंगे और अब देखेंगे कि इस सतह से होकर आवेशों का प्रवाह हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए सामान्य अवस्था में, सामान्य अवस्था मतलब जब कोई चालक तार किसी सेल के साथ न जुड़ा हो, किसी बैटरी के साथ न जुड़ा हो, तब हम लोग सामान्य अवस्था कहेंगे इसे। सामान्य अवस्था में चालक तार के जो भी मुक्त इलेक्ट्रॉन है इनका रैंडम मोशन होता है। रैंडम मोशन हिंदी में कहते हैं यादृच्छिक गति, यादृच्छिक गति। यादृच्छिक गति।
तो ये जो यादृच्छिक गति है, रैंडम मोशन है, रैंडम मोशन का मतलब होता है बिना नियम का गति हर तरफ। ये जो इलेक्ट्रॉन है, जब चालक तार किसी सेल से न जुड़ा हो तो ये हर संभव दिशा में मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं, गति के लिए स्वतंत्र होते हैं। जो भी पॉसिबल ये डायरेक्शन हो जिसमें गति हो सके, उन सभी संभव दिशाओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति होती रहती है। जब रैंडम मोशन में इलेक्ट्रॉन रहेंगे, हर दिशा में, हर संभव दिशा में जब गति होगी, तो इसमें होगी क्या, एक दिए गए समय अंतराल के दौरान जितना इलेक्ट्रॉन दाईं ओर से बाईं ओर प्रवाहित होंगे सतह से होकर, उतना ही इलेक्ट्रॉन बाईं ओर से दाईं ओर भी प्रवाहित होंगे। जैसे मान लीजिए अगर लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में 10⁴ इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, तो उतना ही समय में राइट से लेफ्ट डायरेक्शन में भी 10⁴ इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित होंगे। तो बताइए, जितना इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आया उतना ही इधर से इधर भी गया, तो फिर इलेक्ट्रॉन का जो वितरण है ये तो पहले जैसा ही रह गया। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इस सतह से होकर जो नेट प्रवाह है इलेक्ट्रॉनों का वो नहीं हुआ, नेट प्रवाह 0। जितना आया, जितना कमी हुआ उतना तो चला गया, तो फिर ज्यों गति हो गई। तो इस सतह से होकर इलेक्ट्रॉनों का नेट प्रवाह 0 हो रहा है, तो ऐसे स्थिति में आवेशों का भी नेट प्रवाह 0 होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब गति करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के साथ साथ इलेक्ट्रॉन का आवेश भी जाएगा। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, तो जितना आवेश दिए गए समय में इधर से इधर गया उतना ही आवेश इधर से इधर आया। इसका मतलब सतह से होकर क्या कहेंगे, आवेश का नेट प्रवाह 0 हो गया। नेट प्रवाह आवेश का 0। और याद रखिएगा, जब भी किसी सतह से होकर विद्युत आवेश का नेट प्रवाह 0 के बराबर हो, तब कहेंगे कि उस सतह से होकर कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। मतलब यहां विद्युत धारा का मान 0 के बराबर होगा। क्लियर हो गया? अब देखिए क्या करेंगे। ये तो सामान्य अवस्था होगा। सामान्य अवस्था में जब कोई तार किसी सेल से, किसी बैटरी से न जुड़ा हो, तो ये स्थिति होगी। तार के अंदर इलेक्ट्रॉनों की गति तो होगी, और इलेक्ट्रॉन के गति के साथ साथ इलेक्ट्रॉन के आवेशों का प्रवाह तो होगा, लेकिन किसी सतह से होकर आवेशों का नेट प्रवाह नहीं होगा, और इसलिए विद्युत धारा का मान 0 के बराबर होगा। अब देखिए, अब एक सेल लेते हैं। ये सेल का संकेत है, दो समानांतर रेखाएं, एक बड़ी और एक छोटी। बड़ी रेखा सेल के धनात्मक सिरा को व्यक्त करेगी, और छोटी रेखा सेल के ऋणात्मक सिरा को, धनात्मक सिरा को चालक के एक सिरा से कनेक्ट कर दें और ऋणात्मक सिरा को दूसरे से कनेक्ट कर देंगे। तो जब सेल के धनात्मक सिरा से चालक का जो सिरा कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है, यहां पर विभव होगा धनात्मक, उच्च विभव हो गया। और सेल के ऋणात्मक टर्मिनल से तार का जो सिरा कनेक्टेड होगा, ऋणात्मक क्या हो गया, विभव हो गया। तो आप जैसे ही सेल चालक तार से कनेक्ट कर दिए, जोड़ दिए, तो तार के दोनों सिराओं के बीच क्या हो जाएगा, विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। एक सिरा पर उच्च विभव और एक सिरा पर निम्न विभव। और जैसे ही विभवांतर उत्पन्न होगा, तुरंत उसी क्षण उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चालक तार में क्या उत्पन्न हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, सेल को जोड़ते ही। तो तार के दोनों सिराओं के बीच जो विभवांतर है अपने आप उत्पन्न नहीं हो रहा है, उत्पन्न किया जा रहा है सेल जोड़कर, और इसलिए तार के दोनों सिराओं के बीच उत्पन्न इसी विभवांतर को कहेंगे, क्या कहेंगे, आरोपित विभवांतर। क्या कहेंगे, आरोपित विभवांतर। और यहां पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है अंदर में, इस विद्युत क्षेत्र को क्या कहेंगे, आरोपित विद्युत क्षेत्र। क्या कहा जाएगा, आरोपित विद्युत क्षेत्र। इसको कहेंगे आरोपित विद्युत क्षेत्र।
अब ये विद्युत क्षेत्र अंदर में जैसे ही उत्पन्न हुआ, जो ही विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो देखिए क्या होगा, यहां विद्युत क्षेत्र के द्वारा सभी इलेक्ट्रॉनों पर विद्युत क्षेत्र के दिशा के विपरीत विद्युत बल आरोपित होगा। सब लोग ध्यान दीजिए, आप जानते हैं विद्युत क्षेत्र के द्वारा धनात्मक आवेश पर विद्युत क्षेत्र के दिशा में बल आरोपित होता है और विद्युत क्षेत्र के द्वारा ऋणात्मक आवेश पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल आरोपित होता है। तो धनात्मक आवेश पर विद्युत क्षेत्र के दिशा में बल और ऋणात्मक आवेश पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल। क्लियर हो गया? अब यहां देखिए, तो इसमें तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर विद्युत क्षेत्र के द्वारा विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत बल आरोपित होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश है। तो देखिए क्या होगा, जब सेल नहीं जोड़ा गया था चालक तार के दोनों सिराओं के बीच, तब इलेक्ट्रॉन में केवल रैंडम मोशन हो रहा था, लेकिन जब सेल कनेक्ट कर दिया गया, अंदर में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, तो ऐसे स्थिति में इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन तो करेंगे ही पहले की तरह, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के रैंडम मोशन पर सेल जोड़ने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो रैंडम मोशन होगा। लेकिन रैंडम मोशन के साथ साथ अब एक और मोशन शुरू हो जाएगा आरोपित विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत, इस तरह से, मतलब आवेशों का ये इलेक्ट्रॉनों का एक तरफा प्रवाह होने लगा। अब अगर कहेंगे कि इधर से इधर 10⁻⁴ इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो गया, तो चूंकि बल इधर लग रहा है, तो अब इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन का प्रवाह उतना नहीं होगा, अगर होगा भी तो कम होगा, लेकिन जितना एक तरफ हुआ है दूसरे तरफ इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह उतना नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनों का नेट प्रवाह होने लगा, और जब इलेक्ट्रॉन का नेट प्रवाह होगा तो इलेक्ट्रॉन के साथ साथ इलेक्ट्रॉन के आवेशों का भी नेट प्रवाह होने लगा। और ऐसे स्थिति में, ऐसे परिस्थिति में क्या होगा, तो ऐसे स्थिति में आवेशों का भी नेट प्रवाह होगा, मतलब इस स्थिति में नेट प्रवाह जीरो नहीं होगा, और जब नेट प्रवाह जीरो नहीं होगा आवेशों का, तो विद्युत धारा का मान भी जीरो नहीं होगा। तो विद्युत धारा का परिभाषा क्या होगा, किसी सतह से होकर उसके एक ओर से दूसरी ओर आवेशों के नेट प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। समझ में आ गया? किसी सतह से होकर एक ओर से दूसरी ओर आवेशों के नेट प्रवाह को, यहां देख रहे हैं एक तरफा प्रवाह को क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। ठीक है, तो आइए डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग पहले। तो देखेंगे यहां विद्युत धारा का ये परिभाषा जो मैं अभी लिखा हूं, जो अब तक समझा रहे थे बिल्कुल वही परिभाषा है, आप लोग भी इसे लिखेंगे। किसी सतह से होकर उसके एक ओर से दूसरी ओर आवेशों के नेट प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे यहां विद्युत धारा की गणना। विद्युत धारा का मतलब तो समझ में आ गया, किसी सतह से होकर आवेशों के नेट प्रवाह को विद्युत धारा कहेंगे। लेकिन कैलकुलेशन कैसे करेंगे, जिस सतह से होकर विद्युत धारा का कैलकुलेशन करना होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, एक दिए गए समय में उस सतह से होकर आवेशों का कितना प्रवाह हो रहा है, प्रवाहित आवेश का कैलकुलेशन करेंगे। मान लीजिए कि डेल्टा टी समय में प्रवाहित आवेश है डेल्टा क्यू, क्यू माने आवेश, और यहां डेल्टा एक निश्चित अमाउंट के लिए यूज किया गया है। तो देखिए डेल्टा टी समय में डेल्टा क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है इस दिए गए सतह से होकर, तो एक सेकेंड में, मतलब इकाई समय में डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, और इसी को कहेंगे विद्युत धारा। क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। तो विद्युत धारा का मान होगा, ये विद्युत धारा के मान के बराबर होगा, विद्युत धारा के बराबर होगा। तो विद्युत धारा का मान किसके बराबर होगा, किसी सतह से होकर प्रति इकाई समय में प्रवाहित आवेश विद्युत धारा के बराबर होता है। तो यहां पर लिखना होगा हम लोगों को, किसी सतह से होकर
प्रति इकाई समय में प्रवाहित आवेश विद्युत धारा के बराबर होता है। विद्युत धारा के बराबर होता है। ध्यान देंगे, किसी सतह से होकर प्रति इकाई समय में प्रवाहित आवेश विद्युत धारा के बराबर होता है। अर्थात देखिए आप लोग, विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय। समय से भाग देंगे तो इकाई समय में प्रवाहित आवेश का मान निकलेगा। पहले आप लोग समझिए, इकाई समय का मतलब क्या होगा। समय का मात्रक सेकंड हो सकता है, मिनट हो सकता है, घंटा हो सकता है। अगर समय की माप हम लोग सेकंड से कर रहे हैं तो एक सेकंड को इकाई समय कहेंगे। अगर समय की माप मिनट से कर रहे हैं तो एक मिनट को इकाई समय कहेंगे। समय का माप अगर घंटा से कर रहे हैं तो एक सेकंड, एक घंटा को क्या कहेंगे, इकाई समय कहेंगे। तो जो मात्रक होगा ना समय का, उसके एक मान को कहेंगे इकाई समय। क्लियर हो गया। तो यहां विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय। अब अगर आपसे पूछा जाए कि विद्युत धारा कौन सी राशि है, आवेश अदिश राशि, समय अदिश राशि, तो अदिश में अदिश से भाग देंगे तो विद्युत धारा भी कौन सी राशि होगी, अदिश राशि होगी। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा का मात्रक। देखिए, कोई भी भौतिक राशि हो, जब मात्रक का कैलकुलेशन करना हो तो दो बातों पर ध्यान देना होता है। सबसे पहले जिस भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करना है, क्या करेंगे, उसका सूत्र लिखेंगे और इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग मात्रकों की पद्धति लेंगे। तो यहां सबसे पहले हम लोग SI यूनिट्स में मात्रक कैलकुलेट करेंगे। SI यूनिट्स में विद्युत धारा का फॉर्मूला आवेश बटा समय। आवेश का मात्रक कूलम और समय का सेकेंड क्या होगा, कूलम प्रति सेकेंड, और इसको कहेंगे एम्पियर। इसे हम कैपिटल A के द्वारा सूचित करेंगे। ठीक है। और इसके बाद देखिए, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट्स के सीजीएस सिस्टम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट्स के सीजीएस सिस्टम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट्स के सीजीएस सिस्टम में क्या होगा, याद रखिएगा आप लोग जब पढ़ा रहे थे विद्युत आवेश इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में, तो वहां पर बताया गया था विद्युत आवेश का मात्रक। और वहां क्या बताए थे, विद्युत आवेश के मात्रक जब पढ़े थे आप, तो मात्रक में आप लोगों को बताया गया था एसआई यूनिट्स में आवेश का एक ही मात्रक होता है कूलम, लेकिन सीजीएस सिस्टम में आवेश के दो दो मात्रक होते हैं। जब आवेश स्थिर हो उस समय हम लोग यूज करते हैं
इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स का सीजीएस सिस्टम, और जब आवेश गति में हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट्स का सीजीएस सिस्टम। अभी जो पढ़ना है इस चैप्टर में, क्या पढ़ना है? आवेश गतिशील हो उसके बारे में पढ़ाई करना है। विद्युत धारा चैप्टर में, धारा विद्युत चैप्टर में हम लोग जब कुछ भी पढ़ेंगे तो गतिशील आवेश से संबंधित बातें पढ़ेंगे हम लोग। तो यहां जब आवेश गति में हो तो सीजीएस सिस्टम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट का यूज करेंगे, और ये होता है एब्सोल्यूट कूलम्ब अपॉन सेकेंड, और इसको कहेंगे एब्सोल्यूट कूलम्ब प्रति सेकंड। क्या होगा? एब्सोल्यूट कूलम्ब प्रति सेकंड, और फिर यहां ये हो जाएगा एब्सोल्यूट एम्पियर। याद रखेंगे आप लोग। और अब हम लोग पढ़ेंगे एम्पियर एवं एब्सोल्यूट एम्पियर में संबंध, एम्पियर एवं एब्सोल्यूट एम्पियर में संबंध। तो देखिए कैसे निकालेंगे। आप लोग पढ़े हुए हैं अभी 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम्ब अपॉन 1 सेकेंड, क्योंकि एम्पियर बराबर कूलम्ब अपॉन सेकेंड होता है, 1 कूलम्ब अपॉन 1 सेकेंड। और याद करिए जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा रहे थे उस समय बताए थे हम 1 कूलम्ब में 1/10 एब्सोल्यूट कूलम्ब होता है। तो देखिए आप लोग यहां 1 एम्पियर इक्वल टू 1/10 एब्सोल्यूट कूलम्ब। तो एब्सोल्यूट कूलम्ब अपॉन सेकेंड को क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट एम्पियर। रिलेशन याद रखेंगे, 1 एम्पियर बराबर 1/10 एब्सोल्यूट एम्पियर। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 एब्सोल्यूट एम्पियर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे बराबर 10 एम्पियर। इसका मतलब जब 10 एम्पियर मिलेंगे तो 1 एब्सोल्यूट एम्पियर का निर्माण होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि 1 एब्सोल्यूट एम्पियर बड़ा है 1 एम्पियर से। ठीक है, लिखिए आप लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा के दिशा के बारे में, कि विद्युत धारा की दिशा किधर होती है। याद रखिएगा, आप लोग अभी थोड़ी देर पहले जब विद्युत धारा के बारे में पढ़ाई कर रहे थे तो पढ़े हैं क्या, कि जब हम लोग सेल के एक सिरा को ऐसे चालक के एक सिरा से और दूसरे को दूसरे सिरा से कनेक्ट कर दिए, तो कनेक्ट करने के बाद इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं इस तरह से आरोपित विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत, और तब कहेंगे कि इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। तार में धारा प्रवाहित होती है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण, लेकिन धारा की दिशा किधर होगी? वैज्ञानिकों के द्वारा यह माना गया है कि विद्युत धारा की दिशा जब भी बताना हो तो किधर की ओर होगी? धनात्मक आवेश के प्रवाह के दिशा में। मतलब रियल में विद्युत धारा की कोई अपनी दिशा होती नहीं है। विद्युत धारा की जो दिशा है वो मान लिया जाता है, और किसके दिशा में माना जाता है? धनात्मक आवेश के प्रवाह के दिशा में। तो अब आप लोग सोचेंगे कि चालक तार में तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, ऋणात्मक आवेश का प्रवाह होता है, लेकिन विद्युत धारा की दिशा माना जाता है धनात्मक आवेश के प्रवाह की दिशा में। तो यहां कैसे संभव है? जहां ऋणात्मक आवेश का प्रवाह हो रहा है वहां पर अपने मन से एक धनात्मक आवेश मान के चेक करेंगे, देखेंगे कि अगर यहां धनात्मक आवेश होता तो इन धनात्मक आवेशों का प्रवाह किस दिशा में होता। ठीक है, तो देखिए
हमेशा धनावेश का प्रवाह होता है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, और ऋणात्मक आवेश का प्रवाह होता है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। तो धनात्मक आवेश है जिसका प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर इधर की ओर होगा, और जिधर धनात्मक आवेश का प्रवाह उधर की ओर विद्युत धारा की दिशा होती है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर क्या कहेंगे, धनात्मक आवेश के प्रवाह की दिशा में विद्युत धारा की दिशा होती है। एक नंबर में इसका मतलब धनात्मक आवेश इधर की तरफ मान लेंगे, आप जानते हैं कि जिधर धनात्मक आवेश का प्रवाह होगा उसके उल्टा में ऋणात्मक, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ऋणात्मक के प्रवाह की दिशा के विपरीत धारा की दिशा। देखिए माइनस आवेश इधर प्रवाहित हो रहा है और विद्युत धारा इधर है, तो मेन क्या बताना है, धनात्मक आवेश के प्रवाह की दिशा में विद्युत धारा की दिशा होती है। और इस आधार पे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ऋणात्मक आवेश के प्रवाह की दिशा के विपरीत विद्युत धारा की दिशा होती है। यह भी कह सकते हैं कि धारा की दिशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, या यह भी कह सकते हैं कि विद्युत धारा की दिशा आरोपित विद्युत क्षेत्र की दिशा के समान होती है। क्लियर हो गया? तो इसे लिखेंगे हम लोग। तो अब यहां देखिए, अभी विद्युत धारा की दिशा के बारे में मैं जो बता चुका हूं उसी को यहाँ लिखा गया है, आप लोग भी इसे लिखेंगे, याद रखना है, ये पूछा जाता है। देखिए विद्युत धारा की दिशा धनात्मक आवेश के प्रवाह की दिशा के समान होती है। इसका मतलब क्या हुआ, धनात्मक आवेश जिधर प्रवाहित होगी धारा उधर मानेंगे हम लोग, और आप जानते हैं धनात्मक आवेश जिधर प्रवाहित होगी उसके उल्टा में ऋणात्मक आवेश का प्रवाह होता है। तो विद्युत धारा की दिशा ऋणात्मक आवेश के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। विद्युत धारा की दिशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है, और विद्युत धारा की दिशा आरोपित विद्युत क्षेत्र की दिशा के समान होती है। समझ में आ गया? तो ये आप लोगों को याद रखना है। आज इतना ही, अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो।